गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज मैं इंग्लिश का सेकंड पार्ट, इंग्लिश पेडागोजी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि क्या पर्पज़ है इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया, जो कि किसका हिस्सा है। सर्वे ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एट स्कूल लेवल, अ क्रिटिकल एनालिसिस और स्टडी के अंतर्गत ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो क्या पर्पज़ है इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया, आज वो हम जानेंगे। और क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश टीचिंग करने के लिए इंडिया में, वो सब भी आज हम थोड़ा देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं पर्पज़ ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हैज़ 4 डिस्टिंक्ट पर्पज़। इसमें 4 पर्पज़ बताए गए हैं, और तो वैसे बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं, पर बेसिकली 4 के अंतर्गत बहुत सारे पर्पज़ आपके आ जाएंगे। तो आज हम लोग पहले 4 पर्पज़ को डिस्कस करेंगे। क्या 4 पर्पज़ है इंग्लिश टीच करने के लिए इंडिया में। ऑल दीज रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोचेज़ एंड डिफरेंट कंडीशंस टू बी सक्सेसफुल इन स्कूल। यानी ये जो 4 पर्पज़ है, इसको डिफरेंट अप्रोच चाहिए और डिफरेंट कंडीशन भी चाहिए किसी भी स्कूल या फिर कंडीशन में सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा पर्पज़ है, इंग्लिश जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, यानी विश्व में सभी स्थानों पर इसको बोला जाता है, और ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो इसका प्रयोग करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और इंग्लिश का जो पोजीशन है इंडिया में वो ओवरवेलमिंग है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसा कि हिंदी हम जानते हैं कि ज़्यादातर बोला जाता है, पर वो हमारा क्या है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है। पर इंग्लिश हमारा क्या है, मतलब हम इसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज, लाइब्रेरी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंग्लिश है वो कौन लेके आया, ब्रिटिशर्स ने उसको हमारी कंट्री में लेके आए, और वो उसका जो पर्पज़ अब हो गया है वो बहुत ब्रॉड हो गया है। क्या क्या पर्पज़ है, बेसिकली आज हम पहले सोशल पर्पज़, टेक्निकल पर्पज़, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है, सोशल पर्पज़। अब सोशल मतलब क्या है, सामाजिक। आप जानते हैं कि हम जो इंसान है वो क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। तो हम क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किसके द्वारा, किसी भी भाषा के द्वारा, किसी भी लैंग्वेज के द्वारा। अगर हम अपने कंट्री में इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री के लोगों से, तो हम हिंदी में भी अपने बात को समझा सकते हैं, है ना। अब हम जैसे मान लीजिए कि साउथ में जाते हैं, तो हमें तो ऐसा नहीं कि तेलुगु आ रहा है, तो हम एक ऐसा लैंग्वेज बोलेंगे जो कि क्या है, यूनिवर्सल हो, यानी हर जगह पे वो बोली जाती हो। तो इंग्लिश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी मतलब कोने में कोई भी व्यक्ति है उससे हम क्या अपना बातचीत कर सकते हैं। तो इसको सोशल पर्पस के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सोशल पर्पस के लिए मतलब बातचीत के लिए, ठीक है, लोग प्रयोग करते हैं। द मेन सोशल ऑब्जेक्टिव एम एट मेकिंग स्टूडेंट कैपेबल ऑफ easily adjustment with a global world. Good trained teacher would be asset to achieve this aim. यानी हम जानते हैं कि अगर हम इंग्लिश जानेंगे, हम मान लीजिए टीचर बन रहे हैं आज के कल, तो हम क्या है, हमें इंग्लिश अच्छी आएगी, तभी तो मेरा स्टूडेंट जो होगा वो इंग्लिश अच्छा सीखेगा। तो पहला क्या है कि हमें अपने स्टूडेंट को इतना कैपेबल बना देना है, इतना योग्य बना देना है कि वो ग्लोबल लेवल पे, मतलब आपका वैश्विक लेवल स्तर पे क्या है, अपने आप को स्टैंड कर सके, एडजस्ट कर सके, है ना। मान लीजिए आज के कल वो नौकरी कर रहा है कहीं भी जाके बाहर विदेश में, तो वो क्या है, वो इस लैंग्वेज को बोल सके, है ना। गुड ट्रेन टीचर क्या होता है, एक तरीके का एसेट होता है, यानी उसको क्या है, इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो प्रोफिशिएंट है इंग्लिश में, और वो अपने तभी तो स्टूडेंट को अच्छा नॉलेज दे पाएगा। और जब उसका बच्चा स्टूडेंट जो है नॉलेज गेन इंग्लिश का अच्छा कर लेगा, तो वो क्या है, वर्ल्ड लेवल में कहीं भी जाके अपना जॉब पा सकता है, दूसरे से बातचीत कर सकता है, और अपनी भावनाओं को एक दूसरे से शेयर कर सकता है, अपने कल्चर को शेयर कर सकता है। तो ये क्या हो गया, सोशल पर्पस। सोशल मतलब सामाजिक स्तर पर लोगों से बातचीत कर सकता है, अपनी भावनाओं को शेयर कर सकता है। अब जैसे कि आपको हिंदी लैंग्वेज आता है, तो अभी तो आप जाके कहीं भी अपने बातों को बोल सकते हैं, बिना लैंग्वेज को तो आपने बोल नहीं सकते। तो इंग्लिश का पर्पस पहला है। सोशल पर्पस का मतलब यही है कि जो बच्चा होगा वो जब इंग्लिश सीखेगा तभी तो वो जाके समाज में कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, चाहे वो ग्लोबली हो, चाहे वो आपके किसी भी कंट्री में हो।
तो पहला आपका पर्पस क्या होगा, सोशल पर्पस। अब दूसरा पर्पस क्या है, टेक्निकल पर्पस। अब टेक्निकल पर्पस क्या है इसका, ऑल मॉडर्न फील्ड ऑफ एजुकेशन आर डिपेंड ऑन द प्रोफिशिएंट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सारे लोग जो है प्रोफिशिएंट इंग्लिश लैंग्वेज जो है प्रेफर करते हैं। आप अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जा रहे होंगे तो क्यों, क्योंकि वो एक क्या है, आपका माध्यम है एक दूसरे से अपने बातों को शेयर करने के लिए। ऑल द ब्रांच ऑफ मॉडर्न नॉलेज आर ईजिली शॉर्ट टू थ्रू इंग्लिश। हम जैसा कि जानते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हों, चाहे आप बीएड कर रहे हों, चाहे आप बीटीसी कर रहे हों, इंग्लिश जो एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम मतलब और भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट को हम इंग्लिश के थ्रू पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश ज़रूरी है। तो टेक्निकल पर्पस भी इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है जो वो किसका ब्रांच है, आपके ज़्यादातर बीटेक का ब्रांच है। तो वो भी जो बीटेक की स्टडीज़ होती है वो भी किस में होती है, इंग्लिश में होती है। बिना इंग्लिश के तो उसका शेयरिंग नहीं हो सकता। या फिर आप कोई भी क्या बोलते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई करने जा रहा हो, वो भी इंग्लिश में होती है। और कहीं ना कहीं जो आपका जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन बन रहा हो, उसमें भी जितनी दवाइयों के नाम होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे। तो इंग्लिश क्या है, वो एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर को। ऑल द ब्रांच ऑफ मॉडर्न नॉलेज इज़ ईजिली सॉट थ्रू इंग्लिश। मतलब सारा जो नॉलेज है वो किसके थ्रू बच्चे गेन कर पाते हैं, इंग्लिश के थ्रू। या फिर आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आप इंग्लिश में ही उसको करेंगे। जैसे आप मान लीजिए अभी बीए कर रहे होंगे या फिर बीएड कर रहे होंगे, फिर उसके बाद एमए करेंगे, तो आपका तुरंत क्या हो जाएगा, इंग्लिश का वहाँ पर जो है डिमांड बढ़ जाएगा। या फिर आप रिसर्च कर रहे होंगे हायर स्टडीज़ में, वो आपकी इंग्लिश का यूज़ आने लगता है। दस दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी रिसीव अ हायर प्रायोरिटी इन एडुकेशन, है ना। इसका क्या है, बहुत हायर प्रायोरिटी है। अगर टेक्निकल पर्पस के हिसाब से देखा जाए, कोई भी कंट्री अपने टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करती है। जब कोई कंट्री अपने टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करती है तो उसके बीच में क्या होती है, एक ट्रीटी होती है, समझौता होता है। तो समझौता होता है तो फिर वो कंट्री आपको हेलीकॉप्टर देगी तो आप उसको कुछ देंगे। तो वो सब ट्रीटीज़ किस में होती है, किस लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में। मान लीजिए कि आपके देश में यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम आके इन्वेस्ट करता है और कुछ लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ पर वर्क करते हैं, तो वो किस लैंग्वेज में काम करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो यहाँ के वर्कर्स होंगे जब इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तभी तो वो आपकी बात को समझ पाएंगे। तो इस वजह से इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक्निकल पर्पज़ हो गया, एक सोशल पर्पज़ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्निकल पर्पज़ में भी कुछ चीज़ें और रह गई हैं। इन ऑर्डर टू अचीव एम सक्सेसफुली अ क्लोज cooperation and coordination of language teaching is required so that technical aspect is easily understood। अगर आपको मतलब ये लैंग्वेज अच्छे तरीके से आएगी, है ना, आप कहीं ना कहीं तभी तो आप कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। मैंने बोला ना कि मान लीजिए यूके से कोई भी इन्वेस्टर आता है, आपके देश में इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है भारत में, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ के लोगों के साथ भी काम करेगा। कुछ लोग होंगे जिनके साथ वो काम करेगा, तो जब उनके साथ जब वो कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं उसको एक कम्युनिकेशन का माध्यम चाहिए। तो वो कौन सा माध्यम होगा, इंग्लिश होगा। यहाँ के लोगों को इंग्लिश आएगी तभी तो वो लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन तभी बन पाएगा और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो अपना फुलफिल कर पाएगा हमारी कंट्री। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू रीड टेक्स्ट इन इंग्लिश एंड स्पेशल सब्जेक्ट आर सक्सेसफुली एस्पेक्ट्स आर ईजिली अंडरस्टूड। मान लीजिए कि कोई थेसिस है, जो कि रिसर्चर थेसिस लिखते हैं ना आपके, तो वो जो थेसिस है वो आपके किसी रिसर्चर के द्वारा इंग्लिश में लिखा गया है। बच्चे जब अच्छी तरीके से एबल टू रीड द टेक्स्ट, जब अच्छे तरीके से टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे इंग्लिश में, तभी तो वो सक्सेसफुली उसको समझ पाएंगे, है ना, अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट को। और तभी तो टेक्नोलॉजिकल हमारे कंट्री में क्या होगा, एडवांसमेंट होगा, है ना। जैसे जब बड़े बड़े लेवल में आप हायर स्टडीज़ करने जाते हैं तो जो बुक्स होती है वो इंग्लिश में होती है। बच्चे जब इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तभी तो हमारे देश में क्या आएगा, नए नए आइडियाज़, इनोवेशन का बढ़ावा मिलेगा, है ना, नए नए क्या बोलते हैं विचार उत्पन्न होंगे, और तभी तो हमारे देश में क्या बोलते हैं प्रोग्रेस होगा। The student should be able to read the text in English and of a special subject and successfully assimilate of the matter। यहाँ पर क्या बोला गया है कि उस ज्ञान को, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया उस किताब से, जो जिस किताब में इंग्लिश में लिखी थी,
उससे वो क्या करेंगे, अपने पुराने ज्ञान में जोड़ के अपना नया चीज़ का इनोवेशन करेंगे, आविष्कार करेंगे। तो आपका इस वजह से इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेक्नोलॉजिकल पर्पस को देखा जाए तो। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। दिस ऑब्जेक्टिव वॉज एक्सेप्टेड लॉन्ग बैक एज प्राइमरी एम ऑफ यूनिवर्सिटी एडुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे देश में लोग आए थे बाहर से लोग आए थे तो फिर उस समय हमारा देश का वो क्या था, बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश था। ठीक है, तो अब उस समय क्या था, यूनिवर्सिटी लैंग्वेज भी इंग्लिश को बोला जाता था, क्योंकि इंग्लिश का क्या था, अपना एक इम्पॉर्टेंस था। ठीक है, इंग्लिश का अपना एक इम्पॉर्टेंस था, एक उसकी जगह थी, और इसको यूनिवर्सिटी लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बोला जाता था, और हायर स्टडीज़ में इसको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में भी रखा गया था। इवन टुडे दिस ऑब्जेक्टिव इज़ वैलिड। अब हम ऐसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में कंपलसरी लैंग्वेज तो नहीं है, पर हाँ ऑप्शन के तौर पे है कि आप ऑप्शनल, मतलब आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। और स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर हायर डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी, जैसा कि हमें इंग्लिश पता होगा तभी हम आज जाके हायर स्टडीज़ ले सकते हैं। आप हिंदी में मान लीजिए पढ़ते, पर कुछ ना कुछ आपको कोई काम तो इंग्लिश में पढ़ ही सकता है। तो स्टूडेंट को क्या है, हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश आना अनिवार्य है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप दैट इंक्लूड्स जजेस, हेड ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन, मैनेजेस बैंक एंड फर्म्स, आर्मी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी फाइंड इंग्लिश इंडिस्पेंसिबल। हम जैसा कि जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी मतलब जैसे हमारे IAS PCS या फिर बैंकर्स है, कोई भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं, और कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन चल रहा हो, मतलब कि किसी की देश के खिलाफ, तो सब किस में होता है, इंग्लिश में होता है। उसमें सब बातचीतें किस में होती है, उसका पार्ट है इंग्लिश, है ना, उसका हिस्सा है, उसको अभी भी मतलब उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हमारे देश के मतलब जो IFS हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग हैं, दूसरे कंट्री से जब वो बात करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं IAS PCS के बीच में, दूसरे कंट्री के बीच में, तो सारा किस में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, क्योंकि एक क्या है, ये माध्यम है ना। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं IAS PCS, तो वो उनका काम तो सारा हिंदी में भी होता है, पर वो इंग्लिश उसका अभी भी हिस्सा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस भी है इंग्लिश को टीच करने का। नेक्स्ट हमारा क्या है, कल्चरल पर्पस। अब देख लेते हैं कल्चरल पर्पस क्या है इसमें। दिस objective would enable our intellectual set of people to establish, maintain contact, international current of thought, है ना। कल्चर मतलब जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, जैसे आप अभी पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कहाँ से आया, बाहर से आया, इटली से आया, या फिर किसी भी बाहर से देश से आ रहा है। तो ये सब कल्चरल एक्सचेंज कैसे होता है, जब हम बाहर जाते हैं, हम उनकी लैंग्वेज को जानते हैं, उनको देखते हैं, और या फिर वो हमारे कंट्री में आते हैं, हमारे देश को समझते हैं, हमसे लोग बात करते हैं, हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं कल्चर भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब एक दूसरे वो भी अपनाते हैं, हम भी उनके कल्चर को अपनाते हैं। दिस वुड डस्ट इनेबल आवर यूथ टू मेक देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सल थॉट एंड concerning human progress and welfare. The present schools and college need to develop this culture value. यानी हमारा कल्चर जो है वो दूसरे में भी कंट्रीब्यूट करता है, और हम भी दूसरे के कल्चर को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और एक दूसरे, और क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस और वेलफेयर की यहाँ पर बात की जाती है। मतलब क्या है, वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन क्या है, प्रोग्रेस करे, और उसका क्या हो, वेलफेयर हो। ठीक है, तो प्रेजेंट जो स्कूल्स है उसका क्या होना चाहिए, एक थीम होना चाहिए, कल्चरल वैल्यूज़ होना चाहिए, कि हम मतलब वैश्विक स्तर पे क्या कर सके, एक प्रोग्रेस कर पाए, वेलफेयर कर पाए, है ना, एक ह्यूमैनिटी को क्या बोलते हैं, जागृत कर पाए। जैसे अभी हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में जो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हमारे कंट्री के लोगों को लोग समझ रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उन्होंने कल्चर को समझा, है ना, हमारे मतलब वेलफेयर थॉट्स कल्चर को समझा, और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन प्रोग्रेस को भी देख रहा है, तभी तो वो क्या बोलते हैं, इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सल थॉट्स उनके अंतर्गत है। तो इंग्लिश के थ्रू ही हम कहीं ना कहीं अपने अंदर भी और बाहर के लोगों के अंदर भी ये भावना जागृत कर सकते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन प्रोग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट गोल फॉर डेवलपमेंट, है ना। ये बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल फॉर डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, प्लस
वेलफेयर के लिए भी अच्छा है, मतलब सभी को क्या मिले, शिक्षा मिले, सभी को क्या मिले, आपकी हेल्थ मिले, एडुकेशन मिले, ये सब चीज़ें मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए। वेलफेयर के अंतर्गत तो यही आता है। तो कल्चरल पर्पस क्या है कि मतलब हम इंग्लिश के थ्रू हम एक दूसरे से अपना क्या करते हैं, कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो हमारा देश हो चाहे वो बाहर का। तो हमने अभी 4 पर्पस देखा, कौन कौन सा? एक आपका सोशल पर्पस देखा, और दूसरा क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा आपका कल्चरल, और इसके पहले और एक आपका था कौन सा, आपका टेक्निकल पर्पस। तो ये हमारा 4 पर्पस हो गया। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो क्या है, एज अ सेकेंड लैंग्वेज हमारे कंट्री में बोला जाता है, क्योंकि इसको बाहर से मतलब लाया गया है ना। और लाइब्रेरी लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है इंग्लिश का। एक ये पर्पस है कि ये लाइब्रेरी लैंग्वेज है, लोग इंग्लिश को जानेंगे तभी कहीं ना कहीं जाकर लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है जो कि लिटरेचर और बहुत सारे ऐसे बुक्स है जो कि इंग्लिश में लिखे गए हैं, उसको भी देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके नॉलेज को गेन करेंगे और अपना क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज भी है और आपका लाइब्रेरी लैंग्वेज भी है। और बिना इंग्लिश के तो अब हम ग्लोबली क्या है, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है ना। हम लोग, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ चुकी है, तो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो इस वजह से हमारी कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक ये भी है कि इट इज़ अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है आपको, सेकेंड लैंग्वेज भी हमारी कंट्री में बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज और प्लस क्या और कौन सा है, एक आपका ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसका, मतलब एक इसका पार्ट हम कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया 4 पर्पस। अब हम जान लेते हैं कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, क्यों मतलब इंग्लिश को अभी भी मतलब उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स है क्लासरूम में जिससे कि बच्चे इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इंग्लिश के पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम हम जान लेते हैं। इन इंडिया द टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ मेनी साइडेड प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स शुड अवेयर एंड फैमिलियर विद द नेचर स्कोप ऑफ दिस प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं जो इंग्लिश का सब्जेक्ट का टीचर होता है उसको पता होता है, वो अवेयर होता है कि क्या प्रॉब्लम है इंडिया में स्पेशली। शुड बी कैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द टीचिंग वर्क एट ऑल लेवल सो द आउटपुट इज़ सक्सेसफुल। कहीं ना कहीं हमारा जो टीचर होता है वो क्या होता है, ट्रेंड नहीं होता है। पहली प्रॉब्लम तो यही है कि हमारा टीचर क्या है, ट्रेंड नहीं है। आप ये लिख सकते हैं, टीचर इज़ नॉट ट्रेंड, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा टीचर जो होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका प्रोफिशिएंट इंग्लिश नहीं होता है, वो इंग्लिश को अच्छे तरीके से नहीं जानता है। नॉट प्रोफिशिएंट, दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि नॉट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, है ना। टीचर इज़ नॉट प्रोफिशिएंट इज इंग्लिश इन इंग्लिश, आप ये भी लिख सकते हैं। और टीचर को पता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे देश में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश को पढ़ाया जाता है बस एज अ लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, जिसको कि बच्चे क्या रूट लर्निंग करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं। तो बच्चे से इंटरेस्ट उनके अंदर पैदा ही नहीं होगा तो कैसे सीखेंगे। कहीं ना कहीं आप उन्हें अलग अलग तरीके की टीचिंग एड्स देंगे, नए नए तरीके से पढ़ाएंगे, तभी तो उनको मज़ा आएगा। नहीं बेंच है, नहीं ब्लैक बोर्ड है, नहीं आपके फ्लैश कार्ड का प्रयोग हो रहा है, नहीं आपके बोलते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर इंग्लिश टीचिंग, है ना। ये भी एक तरीके की समस्या है। और जो गोल सेट किया गया है, सेटिंग ऑफ द गोल्स इन इंग्लिश टीचिंग, ये देख लेते हैं। पहला इसमें जो दिया गया है सेटिंग ऑफ द गोल्स इंग्लिश टीचिंग में, ये भी आपकी समस्या है। व्हेन विद द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो द गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज चेंजिंग पोजीशन। जो गोल है इसका वो भी कहीं ना कहीं बदलते जा रहा है, क्योंकि अब देखिए सिर्फ गोल ये नहीं रहा है कि हम इस लैंग्वेज को जानें, हमारा गोल ये भी हो गया है कि हम क्या करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और अपने आप का मतलब विकास करें, साथ साथ हम पूरे वर्ल्ड का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करें, ये भी गोल हो गया है। अब सिर्फ ये नहीं रहा कि हम लैंग्वेज एक्विजिशन ही हमारा गोल नहीं रह गया है ना। लैंग्वेज को सिर्फ समझना या फिर सीखना ही हमारा गोल नहीं रह गया, हमारा गोल ये भी रह गया कि हम इसके द्वारा अपना खर्च चला सके, जॉब पा सके,
प्लस हम ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, ये भी हमारा गोल रह गया है। That stage after which perfection proficient English is considered be all and end all education in India, to the stage of English studied not as a end but itself, but it is a means to end। ये क्या है, एक तरीके का मीन्स है ना, एक तरीके का क्या है, मीन्स है, साधन है, जो कि हमें क्या पहुंचाता है, एंड की तरफ ले जाता है। ठीक है। In the present time, the biggest utility of English is to use in a medium in order to facilitate the availability of advanced global knowledge in all discipline। इसका जो प्रयोग है सारे डिसिप्लिन में किया जाता है। English language is a window that opens up the vast arena of knowledge। ये क्या है, एक तरीके का विंडो है जो कि क्या है, नॉलेज को आपको देता है ना। आपका घर है, घर के अंदर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर इंग्लिश जो है आपको क्या है, एक तरीके का विंडो है जो कि क्या करता है, बहुत सारे नॉलेज को आपके पास ले आता है। दिस विंडो ऑफ नॉलेज शुड बी ओपनड अप क्लियर एंड वाइड। यानी ये जो विंडो है वो क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी तो आपके पास नॉलेज आएगी। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू ग्रास्प द मीनिंग एंड लैंग्वेज करेक्टली एंड देयर बाय द एम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज शुड बी फुलफिल्ड। बच्चा जो होगा वो जब अच्छे से कहीं ना कहीं मीनिंग को सीखेगा, ग्रैस्प करेगा, ग्रैस्प का मतलब क्या था, सीखना, मीनिंग को समझेगा, तभी तो वो नॉलेज को क्या कर पाएगा, ले पाएगा ना। तो कहीं ना कहीं उसे क्या आना चाहिए, LSRW, है ना, ये चारों चीज़ों में वो क्या आना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए। LSRW क्या था आपका, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों में वो क्या होना चाहिए, अपना एकदम प्रोफिशिएंट होना चाहिए, तभी तो वो किसी भी मतलब आपका पोएम है या फिर कोई भी आपका थेसिस है जिसको रिसर्च वर्क को लिखा गया वो पढ़ेगा, तो भी तो उसके यहाँ से क्या करेगा, मीनिंग को ग्रैस्प कर पाएगा, मीनिंग को ले पाएगा, है ना। तो ये होना चाहिए। दस द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी जो कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो चीज़ें हैं उसको पढ़ रहा है तो वो तुरंत क्या हो, उससे सीख पाए। कॉम्प्रिहेंशन कैन नेवर बी डेवलप्ड इन आइसोलेशन, अलॉन्ग विद दिस गोज द एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी सिर्फ अकेले में ही आप सारे कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप नहीं कर सकते। चाहे आप देख लीजिए, रीडिंग है तो आपको रीड करेंगे तभी तो सारे लोग सुनेंगे, तभी तो आपको ये समझ में आए कि आप क्या गलत बोल रहे हो। स्पीकिंग है, आप बोल रहे हो, आपके चार बगल में लोग हैं जो सुन रहे हैं आपको, तभी तो बताएंगे कि आप गलत है कि गलत सीख बोल रहे हैं कि नहीं। तो आइसोलेशन में ये चीज़ें क्या होती है, डेवलप नहीं होती है, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे लिसनिंग हो। ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग दिस लैंग्वेज शुड बी रिटेन इन वेरिंग डिग्री, है ना। मतलब ये जो बच्चे को सारे चीज़ें, चाहे रीडिंग है, चाहे आपका लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये कहीं ना कहीं मतलब बच्चे को अच्छे तरीके से आना चाहिए, भले ही थोड़ा कम आ रहा हो या फिर आ रहा हो, पर उसको आना चाहिए, तभी वो जाके वो इंग्लिश के गोल्स को क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। प्रॉब्लम ऑफ वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो ये भी आपका एक समस्या है कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और उनकी परवरिश भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती। माता पिता ही इंग्लिश नहीं बोलते तो वो बच्चे उनके कैसे बोलेंगे, और जो स्कूल में वो सीखते हैं वो घर पे उसका क्या है, कहीं ना कहीं उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता, वो घर पे आके उसका प्रयोग नहीं करते, इस वजह से वो उसको कहीं ना कहीं एसिमिलेट नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते, तो ये भी समस्या है। During last couple of decades, there has been increasing the rush of secondary education. The classes have overcrowded. हमारा क्लास कैसा हो गया, overcrowded हो गया. The urge of education is growing as a result of bringing more pressure on schools, who shall struggle with the shortage of funds and buildings trained teacher। यही है प्रॉब्लम कि हमारे स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए पर उनके पास क्या है, फंड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेंड टीचर नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स है। इसके अंतर्गत ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड डार्थ ऑफ टीचर एंड अफेक्टिंग द टीचिंग इंग्लिश एडवर्सली। जब क्लासेस बड़ी होंगी, 100 बच्चे होंगे और उसमें एक टीचर पढ़ा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास बहुत सारे बच्चे उसमें जो हैं मतलब एक टीचर 100 बच्चों को कैसे ध्यान दे सकता है, ज़्यादातर ध्यान नहीं दे सकता। तो ये भी प्रॉब्लम है कि इतने बच्चे हैं और टीचर एक ही है, तो भी मतलब बच्चे क्या हैं, सीख नहीं पाएंगे। द लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ स्किल टू बी ड्रिल्ड, है ना। जितना भी हमने सीखा है
उसको हम क्या होना चाहिए, ड्रिल होना चाहिए। उसका मतलब क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, बार बार क्या है उसको समझाया जाना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करवाया जाना चाहिए। ड्रिल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, बार बार। जैसे आपने कोई भी चीज़ सीखी, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ पे कई शब्द, मतलब कि प्रेजेंट पे, प्रेजेंट जो टेंस है उस पर कई क्या है आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसका ड्रिल कब बच्चा करेगा, घर पे कर सकता है, क्लासरूम में भी कर सकता है, पर नहीं होता है उतना, क्योंकि टीचर के पास क्या है, टाइम भी कम है और उसको इन्फॉर्मेशन क्या है, ज़्यादा देना है। नॉट मेयर इन्फॉर्मेशन हैज़ गिवन टू द स्टूडेंट, मतलब बस सिर्फ हमारे इंडिया में सिर्फ पर्पस क्या होता है टीचिंग इंग्लिश का, कि बच्चे को क्या है, इन्फॉर्मेशन दे देना है, उसको प्रैक्टिस नहीं करवाना है, ड्रिल नहीं करवाना है, तो बच्चा कैसे सीख पाएगा। सिंस इंडिया प्रोवाइड्स फ्री कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन एज ग्रुप 16 to 14, ऐसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे उनको क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है। वास्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंटरिंग द क्लासरूम, और जैसे कि हम जानते हैं कि जब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है तो सारे बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा लोग बच्चे इंटर करते हैं, और टीचर क्या होता है, ट्रेंड नहीं होता है, और आपकी टीचिंग क्या होती है, इफेक्टिव नहीं हो पाती। दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु complete their primary schooling try to secondary education desperately hope to get higher education, है ना। यहाँ पर क्या है, आप प्राइमरी पे आ गए, फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ले लिया, और मतलब आप चाहेंगे तुरंत कि हायर एजुकेशन में जाएं, पर आपको स्किल क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, कम होती है उस चीज़ की। द स्टूडेंट कंप्राइज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, वाशरमैन एंड फार्मर, ट्रेलर, यही सब बच्चे बनते हैं, है ना, इसी फैमिली के बैकग्राउंड से आते हैं। द मेन प्रॉब्लम देन इज़ टू फर्स्टली टीच देम टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज विथ करेक्टनेस एंड प्रिसाइजनेस, बिकॉज दे नेवर गेट हियर देयर ओन लैंग्वेज स्पोकन करेक्टली एट होम। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वो अपने लैंग्वेज को ही करेक्ट नहीं बोल पाएंगे तो दूसरे लैंग्वेज को क्या वो करेक्ट बोलेंगे, वो हिंदी को ही शुद्ध नहीं बोलते हैं। प्रिसाइज मतलब कि करेक्टनेस नहीं होता, उसमें कोई प्रिसीजन नहीं होता है, कोई करेक्टनेस नहीं होता, तो वो इंग्लिश को कैसे करेक्ट कर पाएंगे। इन दिस डिफ़िकल्ट सिनेरियो वेयर टीचर्स नीड टू बी डिवोटेड सो मच टाइम टू करेक्टिंग द स्पोकन मदर टंग, देन दे आर लेफ्ट विद लिटिल एनर्जी टू डिवोट अ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। जब टीचर उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देगा कि वो अपने उसका जो मदर टंग है पहले उसको ही वो क्या करे, शुद्ध करे, फिर तब जाके उसको फॉरेन लैंग्वेज को क्या करेगा, वो तब तो जाके उसको कहीं ना कहीं फॉरेन लैंग्वेज को शुद्ध करेगा। जब उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी कि चलो चलो अच्छा है, मैंने हिंदी अच्छे से सीख ली, अब मैं फॉरेन लैंग्वेज सीखूँगा, तो ये करना ज़रूरी है। विच इज़ टोटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड साउंड फ्रॉम द मदर टंग, यानी वो तुरंत डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि कैसे हिंदी बोला जाता है और कैसे इंग्लिश को स्पीक किया जाता है, क्या प्रोनाउंसिएशन हिंदी में है, क्या प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है, क्या ग्रामेटिकल पोर्शन हिंदी में है, क्या ग्रामेटिकल पोर्शन इंग्लिश में है। तो यानी वो डिफ़र कर पाएगा कि दोनों लैंग्वेज क्या है। जब वो अच्छे से हिंदी जानेगा तभी तो वो अच्छे से इंग्लिश जानेगा, है ना। ये चीज़ें हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है। In vast upsurges of children in school are children varying abilities and their achievements also vary considerably। हम जानते हैं कि जैसा कि हमारे क्लासरूम्स में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, वही उत्तर देते हैं और टीचर उनके पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, पर टीचर को किस पे फोकस करना चाहिए, वीक स्टूडेंट्स पे भी फोकस करना चाहिए। सबका अचीवमेंट अलग होता है, सबका एबिलिटी अलग होता है, योग्यताएँ सबकी अलग होती हैं। The maximum number of children with limited academic abilities and attain English language अर्जली कन्फाइंड टू रीडिंग एबिलिटी। बस सिर्फ जो बच्चे हैं हमारे इंडिया में बेसिकली वो सिर्फ रीडिंग को ही क्या समझ जाते हैं कि उनको इंग्लिश आ गई, रीडिंग कर लेंगे तो उनको इंग्लिश आ गई, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उन्हें क्या आना चाहिए, ये 4 चीज़ें तो पूरा आना चाहिए, आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों चीज़ें आनी चाहिए, अदरवाइज़ वो इंग्लिश में क्या है आपके प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते। Many children's never capable using English as a means of expression, but some try use this language as a channel of ideas, information through various mass media channels। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश जो है वो बहुत सारे मतलब मास मीडिया में भी प्रयोग होता है। फॉरेन की जो फॉरेन हो या फिर खुद इंडिया की मास मीडिया कम्युनिकेशन वाली जो चैनल्स होती है वो इंग्लिश में भी रन करती है, तो वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे क्या हैं
आइडियाज़ लेते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है कि सुनते ही नहीं हैं इंग्लिश क्या है, मतलब कि उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। तो कैसे समझेंगे कि क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या बोला जा रहा है, तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं लगता। ये भी हमारी प्रॉब्लम है। तो हमने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे क्लास में है, ये समस्या है। टीचर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली टीच नहीं करता है, ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग। कहीं ना कहीं जो टीचर है वो पुराने मेथड का यूज़ करता है। पुराना कौन कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है ना। डायरेक्ट मेथड तो पुराना है, पर इसमें क्या होता है, टीचर को बहुत ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज, क्योंकि वो डायरेक्ट इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाएगा, है ना। आपका यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में होता है, ट्रांसलेशन मेथड ज़्यादा यूज़ होता है ना, जिसको हम लोग ओरल स्पीच भी कहते हैं, अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर क्या होता है, ट्रांसलेट करता है हिंदी टू इंग्लिश, मतलब बाईलिंगुअल, यानी 2 लैंग्वेज का प्रयोग करके। तो ये भी एक तरीके की समस्या है कहीं ना कहीं, है ना। और न्यू टीचिंग टेक्निक का प्रयोग नहीं करता है। मटेरियल्स को ग्रेडेड, मतलब मतलब क्या होता है कि नोन टू अननोन जाना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। टीचर ऐसे नहीं जाता है यहाँ पर, मतलब वो उठा के टफ पहले पढ़ाने लगता है और जो इजी है उसको बाद में पढ़ाता है, ये भी समस्या है। और वोक्यूबलरी का ना आना, है ना, जो वोक्यूबलरी, जो मीनिंग्स होती हैं उसका न शब्दार्थ का कम आना, ये भी प्रॉब्लम होती है हमारे इंडिया में। The new teaching technique are mainly concerned with the selection and grading the teaching material. They emphasize control of vocabulary and later on much attention to the pre-gradation of construction and sentences pattern of English. यहाँ पर ज़्यादातर किस पे फोकस किया जाता है कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो ये हमारी समस्या है। यहाँ पर टीचर जो है वो नए मेथड्स का यूज़ ही नहीं करता, चाहे वो आपका नया मेथड बाइलिंगुअल मेथड हो, मतलब डायरेक्ट मेथड हो, बाइलिंगुअल मेथड हो, और भी बहुत सारे मतलब मेथड्स हैं जिनका प्रयोग ही नहीं करता। तो ये भी हमारे इंडिया में क्या है, समस्या है। तो ये रहा पूरा, हम लोग जान गए कि क्या क्या, अब पहले पर्पज़ क्या है इंग्लिश का और क्या प्रॉब्लम है। तो 4 पर्पज़ हमने देखा, पहला सोशल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल पर्पज़ देखा। और प्रॉब्लम्स में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जाना कि पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमारा टीचर क्या है, ट्रेंड नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि जो टीचर है उसको इंग्लिश की क्या है, कम नॉलेज है। और जो टीचर है वो क्या है, ज़्यादातर क्या है, किस पे फोकस करता है, आपके जो बच्चे तेज़ होते हैं और कम बच्चे, मतलब जो कमज़ोर होते हैं उनके भी कम फोकस करता है। और तीसरी समस्या ये है हमारे इंडिया में कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट का, वो भी क्या है, ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमी है। हमारा जो स्कूल है वो टीचिंग एड का कम प्रयोग कर रहा है। टीचर जो है वो बस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का यूज़ करता है और क्या है, नए नए टेक्निक का यूज़ नहीं करता है। ये सब हमारे क्या है, इंडिया में समस्या है इंग्लिश टीचिंग के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा। और अभी मैं बहुत सारी मतलब अभी वीडियोस इस पे लेके आऊँगी, सर्वे प्रेस्क्राइब्ड स्कूल लेवल जो क्रिटिकल स्टडी है, इसमें अभी कम से कम 2 या 3 वीडियो और बचे हुए हैं। तो स्टे ट्यून्ड विथ ऑप्ट्यूजस। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।